गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। अब हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होगी। पहले मैंने जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, जैसे नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है और प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ आपने वो सारे चैप्टर रिवीजन किए होंगे और उस पर जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सब आपने रिवीजन भी किए होंगे और अपने नोट्स भी बनाए होंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए होंगे। और जो भी डाउट्स होंगे आपके वो भी आपने अगर पूछे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पूछे होंगे तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, क्योंकि डाउट्स आना तो लाजमी है। तो मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़िए और आपकी जो भी डाउट्स है और जो भी क्वारी है वो होनी चाहिए ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। तो चलिए आज हम दोबारा से एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। नया टॉपिक है, आज हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे की क्लासें हम जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करेंगे ताकि हमारा जो अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी हमारा ये ग्रामर सेक्शन चल रहा है। अब हम साइड में क्या है ना, जो जो हमारा टेक्स्ट बुक का होगा ना, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी मैं साइड बाय साइड उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी क्योंकि उसमें भी सारे आपको क्वेश्चन आंसर होगा वो पढ़ना पड़ेगा और साथ में आपका ग्रामर का पोर्शन भी है, तो वेटेज ज़्यादा है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ग्रामर भी चलता रहेगा, साथ में बुक का सेशन भी चलता रहेगा। दोनों को जल्दी से मर्ज करके अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। पढ़ना जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, बिना एमसीक्यू के, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन, जो प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर होता है और मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब लगने होते हैं। और बाकी अदर सब्जेक्ट तो नॉर्मल है, इतना आपको टेक्स्ट बुक में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको ग्रामर में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस सेट आपको करने ही करने हैं। हाफ एन आवर आपको पर डे लगाना ही लगाना है, रिवीजन करना है, स्लॉट रखना ही है। चलिए आज हम पढ़ते हैं नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। पहले मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ नाउन और प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये तीन मेन टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप यहीं से देख पा रहे होंगे एडजेक्टिव का, इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ विश्लेषण। एक मिनट, एडजेक्टिव का मतलब होता है विश्लेषण, विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, जैसे विशेषण का मतलब होता है विशेषता, किसी चीज में कोई विशेषता होगी, है ना। ऐड कर रखी है उसमें, एडजेक्टिव है। जब भी मैंने आपको पहले से पढ़ाते हुए आई हूँ, तब भी किसी वर्ड्स का आपको मीनिंग निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस वर्ड को आपको ब्रेक करना होगा। आप ब्रेक करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग आपको इजीली कैच हो जाएगा। तो क्या करना है, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, विशेषण। अब देखो विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है, कोई भी एक उसमें गुण, कोई गुण होता है ना। अब मैं बताती हूँ धीरे, इसलिए आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके माइंड को इजीली वो कैच कर ले। एक वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को ही ये रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, आइए जानते हैं। इसी में आता है, जैसे राम, यहाँ पर राम क्या है, नाम है। मैंने बताया था ना, कोई भी नेमिंग वर्ड नाउन होता है, कुछ भी हो जाए, चेयर नेमिंग वर्ड, कुछ भी, जैसे पर्सन, राम श्याम, चेयर हो गई, ये सब क्या होता है, नाउन होता है। किसी प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भी बुक, ये क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए मैंने आपको इजी वर्ड्स में आपको बताया था। और प्रोनाउन क्या होता है, इन फेवर ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह में हम प्रोनाउन करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर राम आ गया है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर राम आ गया। अब राम की जगह हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, राम कौन है, राम कौन है, लड़का है, तो लड़के की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, ये नाउन के फेवर ऑफ में क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो गया, ही शी इट दे, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे इसमें बता रखा है राम इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पर क्या हो गया, राम की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, गुड बॉय है। बॉय माने तो लड़का होता है, गुड माने अच्छा, अच्छा क्या है, अच्छा, इसकी क्या है, इसकी विशेषता है, विशेषता विशेषण है, इसका गुण है ये कि राम एक अच्छा लड़का है। जैसे अब यहाँ पर आ गया ना, ये राम क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ये ही क्या होगा, हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बोला ये इंटेलिजेंट है, अब ये क्या, ये भी तो उसकी विशेषता है ना। हम बोलते हैं ना वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्या है, वो खूबी है, वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, होशियार, होशियार, समझ आ रहा है ना।
मीनिंग बताती जा रही हूँ, लर्न करने चलना है, क्योंकि ग्रामर में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आपके 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे, वहां से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है, इसलिए आपको हर वर्ड का मीनिंग में बताती हुई चल रही हूँ। ठीक है, अब जैसे इसमें राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट, सीता इज अ गुड रनर, मतलब वो अच्छा दौड़ती है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर बोला ना गुड और इंटेलिजेंट, राम और ही विशेषता बता रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नीचे की लाइन आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तब भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ताकि इन केस आपको आपका माइंड से स्लिप ऑफ हो जाता है तो आप इसको नीचे की लाइन से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अतः एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। अब देखा ना, इसने बोला नाउन है, ये नाउन क्या है हमारा, राम के पहले या वर्ब के बाद होता है, वर्ब के बाद होता है। अब जैसा हम लिखेंगे सीता इज गुड रनर, वो अच्छा दौड़ती है, मतलब वो अच्छा दौड़ती है। सीता, राम इज अ गुड स्पीकर, वो अच्छा वक्ता है। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना। ये सब क्या है, उसकी विशेषता है, कुछ भी बता सकते हैं। जैसे पंखा चलता है तो उसकी जो स्पीड्स होती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी खूबी होगी, उसकी विशेषता हो गया। आप जैसे आप किसी ना किसी चीज में अच्छे होंगे तो वो क्या होगी, आपकी खूबी होगी। कोई लंबा होगा तो वो उसकी खूबी होगी, वो अच्छा बोलता होगा वो उसकी खूबी होगी। तो खूबी क्या होता है, खूबी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है हमारा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जैसे इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, 8 प्रकार के होते हैं ये। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, तोड़ के बताऊंगी, आपको ज्यादा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली सारे लर्न हो जाएंगे। कैसे, एडजेक्टिव क्वालिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है क्वालिटी, तो आप जैसे क्वालिटी क्या होती है, किसी का गुण बताती है ना। हाँ, उसके अंदर ये क्वालिटी, क्या क्वालिटी है, वो अच्छा इंटेलिजेंट है, वो अच्छा वक्ता है, तो वो क्या हो गया, इसकी क्वालिटी हो गई है ना। वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा दौड़ता है, वो अच्छा काम करता है। तो जो क्वालिटी क्या होता है, एक क्वालिटी मतलब होती है स्किल, उसके अंदर कितनी स्किल है, उसकी क्या क्वालिटी, स्किल के बिहाफ पे ही तो हम उसको जज करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वालिटी। दूसरा हमारे पे क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर है। क्वांटिटी, अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी आया और यहाँ पर क्या आया, क्वांटिटी आया। तो क्वांटिटी मतलब परिणाम, कहते हैं ना हम, कैसे हम किसी चीज को तोलना भाव में, तो वो क्या हो जाता है, क्वांटिटी। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रॉपर, प्रॉपर में तो वही हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन ये सब प्रॉपर में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी आया, अब यहाँ पर क्या आ गया, नंबर। ठीक है, संख्यावाचक। अब क्वांटिटी हो गया और संख्यावाचक हो गया, दोनों में अंतर हो गया ना, क्वांटिटी और संख्यावाचक। नंबरिंग 1 2 3 4, और क्वांटिटी मतलब दर्जन के भाव, 1 किलो 2 किलो, ये क्या होता है, क्वांटिटी, लीटर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में पहले से ही पता, डेमो, आपने वर्ड सुना होगा ना, डेमो। हम कहते हैं ना भाई डेमो देके दिखा, हम देखते, तो डेमो क्या होता है, हमारा एक संकेत होता है, हमें वो संकेत दे रहा है कि हाँ हम इसका डेमो देंगे, तो उससे पता चल जाएगा, उसके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाएगी। तो डेमो क्या होता है, एक तरीके से संकेत होता है ना, वो हमें संकेत कर रहा है कि हाँ इसका डेमो है। तो अब डेमो हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझा रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। जरा सा इसको पकड़ेंगे और आपका वहीं पे नंबर आपके खड़े हैं। अब देखिए दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूटिव, आप तो ये तो नॉर्मल है ना, जिस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश में पढ़ेंगे ठीक रहेगा, हिंदी इसका बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे मैं इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ संख्यावाचक, परिणामवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, विभाग सूचक। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में बोला विभाग सूचक। अब इंग्लिश में कितना इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा है वो, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये दूसरा क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रो करना। जब हम इंट्रो करते क्या होता है, वो उसने हमसे क्वेश्चन किया, हम अपना इंट्रो देते, तो क्या होता है, मतलब वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक में बता चुकी हूँ ना, WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, वेयर, whom। अब दूसरा क्या है, 8वां क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब संबंधवाचक।
संबंधवाचक, संबंधवाचक पजेसिव, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने तोड़ तोड़ के आपको उसको समझा दिया। अब एक एक को उठाएंगे और एक एक को हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए, जैसे पहला है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी क्या होता है? गुणवाचक। किसी भी व्यक्ति की कोई भी खूबी हो उसको गुणवाचक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, पहले ही मैंने बता दिया, नाउन। नाउन कोई भी हो सकता है। नाउन राम सीता, किसी का पंखा है तो पंखा अच्छा नहीं चल रहा है, टेबल है तो टेबल की टांग टूटी हुई, चेयर है तो चेयर की टांग टूटी हुई, वट एवर, ठीक है। कोई भी थिंग, नाउन मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, नाउन होता है। पहले पढ़ा चुकी हूँ, जाइएगा रिवीजन कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारा बेस था। अब हम इसी पे बिल्डिंग खड़ा करेंगे। तो क्या है ये? नाउन गुण, दोष, रंग रूप प्रकट करता है। गुण दोष रंग रूप प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट क्या है? मतलब हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। आपने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे होंगे, बहुत हॉनेस्ट होते हैं। आप मूवी भी देखते होंगे, मूवी भी देखा होगा ना आपने, साउथ की मूवी देखते होंगे, ये नॉर्थ में भी बहुत सारी मूवी आती है। जैसे सलमान खान की मूवी ले लो, उसमें भी वो IPS बना हुआ है ना, तो किसमें वो ऑनेस्ट रहता है ना, तो क्या होता है? वो उसकी खूबी है। तो क्या हुआ? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। लिख दे रही हूँ हिंदी में, ईमानदार। वर्ड्स मीनिंग याद करते चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुणवाचक, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ये। मैं बस बता दे रही हूँ, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है। माइंड में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। क्वालिटी, एडजेक्टिव होता है क्वालिटी, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? आइए हम इसको करते हैं। पहला, एट्रीब्यूट यूज होता है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूट यूज कहते हैं, ठीक है। नाउन के पहले, नाउन क्या है? मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पर किंग, किंग कोई राजा होगा ना, तो किसी राजा होगा, तो यहाँ पर क्या है? वाइज। अब इसके पहले आ गया ना, बस, तो एट्रीब्यूट नाउन कहते हैं, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहेंगे। बस आपको क्या लिखना है? आपको बस सेंटेंस देखना है और सेंटेंस से ही आपको उसको फैच करना है कि कहाँ पर एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करने के लिए सेंटेंस बनाया है। बस इसको करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि इससे पहले भी नाउन के पहले जो आएगा वो एट्रीब्यूट नाउन होगा। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सोलेमन वाज अ वाइज किंग, ठीक है, वो नाम है, वाइज किंग था। नाउन क्या है हमारा? किंग। तो वाइज क्या गया? वाइज बहुत, मतलब बहुत ही बुद्धिमान। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। इंटेलिजेंट इसका सिनोनिम हो गया, बुद्धिमान। अब देखिए, मैंने पहले आपको बता देना, वही नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। किंग के पहले वाइज का प्रयोग हुआ जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव यूज, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद आए। आप देखिए यहाँ पर नाउन के पहले, अब इसमें बोला वर्ब के बाद, तो वो एडजेक्टिव, वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव होगा। प्रिडिक्टिव, जैसे हम करते नहीं है, द वेदर इज प्लीजेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया? वेदर हो गया, इज, द वेदर इज प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या है? सुहावना, सुहावना। समझ आ रहा है ना? सुहावना। अपनी नोटबुक में जो भी आपने वर्ड्स मीनिंग की नोटबुक बनाई होगी उसमें आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। अब यहाँ पर आ गया ना, द वेदर इज क्या आया? वर्ब आया। मैंने आपको बताया था ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या होता है? वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम। तो इससे पहले, इसके बाद में क्या आया? प्लीजेंट आया। प्लीजेंट मतलब सुहावना। क्या है ये? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताना? कि वेदर बहुत सुहावना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? अब देखिए, अब मैंने बता दिया ना, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्लीजेंट का प्रयोग प्रिडिक्टिव प्रोनाउन। प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना कि शायद आप अपने बिहाफ पे ले लीजिए। जैसे आप सपोज कर रहे हैं कि हाँ, आप बता रहे हैं कि शायद मेरा दोस्त आने वाला है, तो हम बोलेंगे हाँ प्रिडिक्टिव है, प्रीडिक्टिव वर्ड से मीनिंग निकल रहा है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा हमारा क्या है? हमने दूसरा पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव, ये हमारा दूसरा है। क्या है? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन
से पहले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री और ब्रिटिश रूल, सॉरी ब्रिटिश रूल क्या है यहाँ पर? देखिए, बुद्धिस्ट एंड ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव है। बुद्धिस्ट और ब्रिटिश ये क्या है? दोनों प्रॉपर एडजेक्टिव है, बस और कुछ नहीं, बाकी वैसे ही आएगा। मोनेस्ट्री तमांग, रूल माना उसका जो रूल है, शासन है। दूसरा क्या है हमारा? तीसरा क्या है? प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव को प्रॉपर, ये हो गया, ठीक है। अब ये बोला एडजेक्टिव होता क्वांटिटी। अब क्वांटिटी मतलब होता परिणाम, वस्तु की मात्रा। बताया नहीं मैंने? वस्तु की मात्रा डजन में कहते हैं। जैसे सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, तो क्या है ये? इसकी मात्रा है। हम इसको मात्रा है हमारा एडजेक्टिव। यहाँ सम, इनफ और सफिशिएंट, नो एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी है। नो, नो मैनर क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी है। इसका मेरे को पता, इसको आपको मीनिंग तो पता ही होगा कि पहले भी सम माने कुछ, इनफ माने ज्यादा, सफिशिएंट माने भी कुछ होता है, ठीक है। नो एडजेक्टिव इज द क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आया था, यहाँ पर नंबर आया। नंबर में क्या होता है? संख्या। क्वांटिटी में क्या होगा? मात्रा, ठीक है, मात्रा होगी। सम, फ्यू, ऑयल, सफिशिएंट शुगर क्या होता है? हम इसको डजन में, केजी में काउंट करते हैं ना। क्वांटिटी केजी में होता है ना। हम 1 किलो शुगर लेते हैं, 1 लीटर ऑयल लेते हैं, 1 लीटर दूध लेते हैं, ये क्या होता है? क्वांटिटी होती है। अब दूसरा बोल रहा है संख्या। अब यहाँ पर हमारा संख्या आ जाएगा। संख्या में जो होगा उसको संख्या कहेंगे। जैसे ये दो प्रकार के होता है, डिफिनेंट होता है और इनडिफिनेंट होता है, डिफाइनेंट और इनडेफिनेंट। जैसे डेफिनेट माना वो निश्चित ही निश्चित रहेगा, इनडेफिनेट माना वो निश्चित नहीं रहेगा, बस इसका यही मीनिंग है। जैसे निश्चित संख्या व्यक्ति को संबोधित करने के लिए मैंने बताया ना डिफाइनिट लगेगा, मतलब वो होगा ही होगा, डेफिनेट होगा ही होगा। जैसे 5 बॉयज मतलब 5 लड़के होंगे ही होंगे। बॉयज क्या है? लड़का है ना, वो क्या है? उसकी विशेषता बता रहा ना कि 5 लड़के हैं। 5th क्लास, कौन सी 5th क्लास में? 5th क्लास हो गया, 5 लड़के हो गया। और इसमें क्या बता रहा? दूसरा वाला इंडिफिनिट में बता रहा अनिश्चित संख्या, मतलब जब वह निश्चित संख्या व्यक्त ना करे, वही हो गया अनिश्चित। जब संख्या व्यक्त ना करे अनिश्चित हो गया। जैसे फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉय, हमें नहीं पता, बस हम ऐसे संकेत लगा रहे हैं कि हाँ some boys are there, few girls are there, some people are present, some people are not present। तो ये क्या हो गया? indefinite adjective हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें जरा भी आपको बस पढ़ते जाना है और जरा भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत कम इफर्ट्स में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा क्या आ गया? कार्डिनल एग्जेक्टिव। कार्डिनल एग्जेक्टिव मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब निश्चित संख्या। जैसे 1 2 3 4 को बोध कराने के लिए कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे निश्चित है, जैसे ही हैज 4 पेन्स। अब बोल रहा है उसके पास 4 ही पेन है, वो उसको बता रहा है कि उसके पास 4 ही पेन है, तो क्या है? संख्या निश्चित है। पेन्स क्या है हमारा? अपन नाउन हो गया। 4 हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। शी हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 बुक है, तो है हमारा निश्चित बता रही है। देख रहे हैं कितना सरल टॉपिक है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है? ऑर्डिनल है, अब देखो ऑर्डर, ऑर्डिनल ऑर्डर, ऑर्डर में रहता है ना, एक के बाद एक के। आप जैसे किसी क्यू में खड़े रहते हैं तो एक के बाद खड़ा रहता है ना, वैसे इसमें बताया था ऑर्डिनल एडजेक्टिव निश्चित क्रमवाचक विशेषण, मतलब क्रमवाचक मतलब ऑर्डर। देखो मैंने पहले ही बता दिया ना, ऑर्डर का बोध कराने के लिए। जैसे ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट आया है, वो सेकंड आया है, थर्ड आया, फोर्थ आया, एक्सेट्रा, क्या होता है? ये ऑर्डिनल होता है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ए ऑन वर्ब। अब ये बोल रहा है कि जो इस बुक का पहला चैप्टर है वो किस पे है? वो वर्ब पे है। तो क्या ये हो गया? ऑर्डर में, क्रम में बता रहा है ना। अब दूसरा क्या है? आर्टिकल द।
अब यहाँ पर जो आर्टिकल द आया है, यहाँ पर ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होगा। ये कार्डिनल में हमने क्या बताया था, फोर, और इसमें क्या बताया, फर्स्ट। ठीक है, फोर और फर्स्ट, समझ आ रहा ना। यहाँ पर बीच में आया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आया है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द दिस बुक इज द ऑन वर्ब। समझ आ रहा है ना डिफरेंस। आपको बस क्या करना है, डिफरेंस समझना है, क्योंकि आपको बस हल्का हल्का सा मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये नहीं आएगा कि हाँ ये कौन सा है, कार्डिनल है क्या, नॉमिनल है या डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये कुछ नहीं आएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ब हमारा एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। लेसन 1 इज ऑन द वर्ब। जैसे एक चैप्टर है किस पे, वर्ब पे। द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब। देखा कैसे लिखा हुआ है, ऑन द वर्ब। लेसन 1 इज अब लेसन क्या हो गया हमारा, लेसन हमारा एक चैप्टर, एक पार्ट हो गया ना। 1 इज किस पे है, वर्ब पे, और उसी सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करके रखा है, तो हमने कैसे लिखा, द फर्स्ट लेसन इज ऑन द वर्ब। समझ आ रहा है, बस सेम वही है, बस क्या है इसको चेंज कर दिया। मैं आगे इसको बताऊंगी, जो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे ना, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कैसे सेंटेंस का फ्रेमिंग की जाती है। द टू गर्ल whom you meet yesterday have come to meet you। अब यहाँ पर बोला है डिफाइन आर्टिकल द का प्रयोग गर्ल के लिए हुआ है। अब देखो यहाँ पर है ना, डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर इसने डिफाइन पहले पढ़ाया मैंने। डिफाइन मतलब दो गर्ल आई है जो उससे कल मिली थी, जो कल इससे मिली थी, जो दो गर्ल थी। ठीक है, इसमें बोलना डिफाइन आर्टिकल के लिए कार्डिनल एडजेक्टिव टू के पहले का द प्रयोग होगा। तो ऑब्वियसली द नाम टू गर्ल तो लगाएंगे नहीं ना, हम उसको बताएंगे ना, उसको एडजेक्टिव बताएंगे ना। तो हमने यहाँ पर लगाया द टू गर्ल whom you meet yesterday have come to meet you। आएगी, आपसे मिलेगी, जो कल आपसे मिली थी। समझे, द का प्रयोग हुआ है। कट गया है, एक मिनट। लगता टाइपिंग में और कट गया। दूसरा क्या है हमारा, फिफ्थ क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव। एक मिनट रुको, नहीं ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें अब डेमोन्स्ट्रेटिव मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या बताया है, संकेतवाचक है। संकेत क्या है, दिस, दैट, दिस, दोस, ये सब वर्ड्स किसके लिए आते हैं, संकेत के लिए आते हैं ये सब वर्ड। पहले पढ़ा चुकी हूँ, नाउन प्रनाउन में भी पढ़ा चुकी हूँ, प्रीपोजिशन में भी पढ़ा चुकी हूँ, सब जगह में पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये आशा करती हूँ आपने रिवीजन की होगी, तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए, क्योंकि वो बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है वो। दिस बॉय, हम बोलते हैं ना दिस बॉय इज डन दिस मिस्टेक। हम उसको क्या कर रहे हैं, संकेत बता रहे हैं कि हाँ इस लड़के ने ही ये गलती करी है। अगर हम जो हमारे दिस किसके लिए, नजदीक के लिए, दैट क्या हो गया, दूर के लिए, दैट बॉय इज नॉट गुड फॉर, है ना, हमने ये लगा दिया, ये हो गया दूर के लिए। दिस क्या हो गया, इसका बहुवचन हो गया, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल के लिए आएगा। तो आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्या है, दिस दैट दिस डू, डेमोन्स्ट्रेटिव बता दिया है मैंने आपको। तुरंत के बाद वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस गर्ल इज गुड, जैसा भी मैं बताया ना, दिस बॉय इज डन दिस मिस्टेक्स, तो वैसे ही दिस गर्ल गुड। दैट पेन इज न्यू, क्या है ये सारा हमारा एडजेक्टिव है। ये पेन, ये गर्ल अच्छी है, ये पेन नया है। दीज शर्ट्स आर वाइट्स, वाइट्स क्या है, इसकी खूबी है कि कलर में खूबी है कि हाँ ये कलर में वाइट है। दीज शर्ट्स आर वाइट्स, ठीक है, दूर के लिए, बहुवचन के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए। और वैसे यहाँ पर भी आया। अब यहाँ पर क्या था, ये एडजेक्टिव था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस चेंज हुआ था ना पिछले वाली स्लाइड्स में, द लेसन 1 इज ऑन द वर्ब, वैसे फर्स्ट लेसन ऑफ द दिस बुक इज ऑन द वर्ब। तो वो क्या था हमारा, प्रोनाउन का सेंटेंस था। अब जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ, दिस इज अ गुड गर्ल, क्या आ गया हमारा, दिस इज अ गुड गर्ल। गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। दिस गर्ल हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। दैट इज अ न्यू पेन, प्रोनाउन।
दीज आर द वाइट शर्ट्स। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस क्या है। बस आपको ये देखना है कि एडजेक्टिव कहाँ क्या है, कौन कौन से एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब नाम से ही पता चल रहा होगा। ईच कैंडिडेट इज हॉनेस्ट। अब बता रहा ना, हर कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, एवरी में होगा, हर किसी में होगा, या एक सिंगल में होगा। जब भी आपने देखा होगा कि कहीं पे प्रसाद बढ़ता है तो हर किसी को प्रसाद मिलता है, कहीं पे स्कॉलरशिप बढ़ती है तो किसी इक्के दुक्के को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसी हिसाब से ईच और एवरी ऐसा वर्ड्स है जो डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज होता है। अब इसने बताया ईच कैंडिडेट इज हॉनेस्ट। हॉनेस्ट की मीनिंग बता चुके हैं, मतलब बता रहा है कि हर कैंडिडेट क्या है, ईमानदार है। दूसरा क्या, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे मतलब होता है आज, प्रेजेंट माने उपस्थित होना, उपस्थित। ठीक है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। अब जैसे आप क्लास में जाते होंगे ना, मैम अटेंडेंस लेती होगी तो बोलते होगी हाँ राम है, श्याम है, सीता है, गीता, हर कोई अपनी अटेंडेंस लगवाता है ना, तो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है कि टुडे वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ईच, एवरी, इधर, नाइदर, सब पढ़ा चुकी हूँ। तुरंत के बाद नाउन आएगा तो नाउन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन क्या है, कैंडिडेट, बॉयज, क्या है ये हमारा नाउन है। होंगे ईच, एवरी, नाइदर और आइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने पढ़ा दिया, प्रोनाउन बताती हूँ। ईच ऑफ द बॉय टुक द टेस्ट। हर किसी लड़के ने क्या लिया है, टेस्ट लिया है, मतलब टेस्ट में भागीदारी ली है। समझ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द बॉय टुक द टेस्ट, हर किसी ने टेस्ट लिया है, मतलब टेस्ट दिया है। और यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या आ गया, ईच बॉय टुक द टेस्ट, है ना, ईच बॉय टुक द टेस्ट, हर किसी ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, मतलब टेस्ट दिया है। समझ गए। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेवंथ में आए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। हम किसी से पूछते, जैसा आप किसी का इंट्रोडक्शन लेते होगे, हाँ भाई बताओ तुमने क्या क्या किया आज दिन भर में, हम ये भी पूछते हैं। तो हम उससे ये भी पूछते हैं कि हाँ बताओ इस चैप्टर में तुमको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अब मैंने इतने चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं तो आपके क्वेश्चंस होने तो लाजमी है। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे आपको क्वेश्चन तो रेज करना चाहिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ये डाउट्स है। तो क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, प्रश्नवाचक। हमेशा ये रखिए, ये तो सेम रहेगा हमारा, कहीं भी आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव नाउन, इंट्रोगेटिव कुछ भी होगा ये रहेगा, बस पीछे की जो संख्या होगी ना वो हमारी चेंज होती रहेगी। बस आपको इतना याद रहे, इंट्रोगेटिव माना होता है प्रश्नवाचक। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अपना इंट्रो दो, वो पूछ रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया। विच रूम इज हियर, सॉरी विच रूम इज हर्स, माने रूम किसका है, मतलब लड़कियों का रूम कौन सा है। विच माने विच रूम इज हर। whose बुक इज दिस बुक मतलब किसकी बुक है, ये पढ़ा चुकी हूँ, सब बता रही हूँ ऐसा। what, which, whose बाद नाउन है तो इंट्रोगेटिव हो गएंगे, यदि तुरंत बाद वर्ब है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। वर्ब में बता दिया आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे ये आ गया ना, डिड आया, डिड की जगह कुछ भी आ सकता है, इज आ सकता है, एम आ सकता है, वॉज आ सकता है, वर आ सकता है, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, वुड, कुछ भी है ना। समझ आ रहा है ना। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया कि वर्ब क्या है हमारा, भाई ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, नॉर्मली इसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब बहुत सारी होती है बट अभी यहाँ पर हम ये वाली वर्ब इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या हो गया, व्हाट कलर इज यूर बैग। अब वो पूछ रहा है ना तुम्हारे बैग का कलर कौन सा है, तो वो उसकी विशेषता पूछे, मतलब किस कलर का आपका बैग था, तो वो ये पूछ रहा है। तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा क्या हो गया, एट्थ, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव का मतलब होता है जो उससे संबंध दिखा रहा हो। अब जैसे संबंधवाचक, माई बुक, माई कार,
हम बोलते हैं ना कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार, दैट सैम्पल इज माई सैम्पल, दैट बुक इज माई बुक। तो क्या हो, हमारा उससे रिलेशन है। हम बताते हैं नहीं कि हाँ मेरे पास इतनी कार है, मेरे पास इतने चेयर है, हम कुछ भी है, तो उससे क्या हमारा, उससे हमारा रिलेशन होता है कि हाँ ये इससे मेरा संबंध है। तो बस पजेसिव कहीं पे भी आए, पजेसिव वर्ड्स कहीं पे भी आए, तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि हाँ वो किससे, किसी से रिलेट करके बता रहा है। तो माई बुक, आवर क्लास, समझ गए? सब पढ़ा चुकी हूँ सारा, बस आगे आगे जो थोड़ा थोड़ा है वही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको याद रहे और आपको एक मिनट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर आगे के 2 चैप्टर आपने अच्छे से किए होंगे तो आपको पीछे आगे वाले चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो मेन चैप्टर मैंने करवाया आपको, नाउन और प्रोनाउन। अब इसमें रूल नंबर 1 में क्या है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अब देखो वर्ड से निकल के आ रहा है ना कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई लगाया जाता है, ER लगाया जाता है पॉजिटिव डिग्री में। कैसे मैं भी बताऊंगी। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के लिए EST लगाया जाता है। यहाँ पर सही से लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ब्लर हो रहा है, यहाँ पर ER आएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के लिए जब हम कंपेयर करेंगे तो ER लगेगा, जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको क्या लगाएंगे, EST लगाएंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। सुपरलेटिव के लिए सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये आता है एग्जाम में आता है, ये EST लगेगा। कंपैरेटिव के लिए ER लगेगा। कैसे, देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपेयर करना, वर्ड्स को तोड़ोगे तो उससे आपको मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी तोड़ते ही। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब सुपर, सबसे ऊपर है, हम कहते हैं बहुत सुपर डुपर है, आपने सुना होगा ना, तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट हो गया। क्या, जैसे पॉजिटिव मतलब बोल्ड, ब्लर हो रहा है मैं लिख देती हूँ आपको, BOLD, बोल्ड, कहते हैं ना बहुत बोल्ड है। बोल्ड क्या क्या होगा, बोल्डर। कंपैरेटिव, बोल्डेस्ट, सबसे ताकतवर, बोल्ड मतलब ताकतवर, सबसे ताकतवर है, बहुत बोल्डेस्ट है। दूसरे क्या, डीप, DEEP, डीप, डिपर, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाते होंगे, आप डिपर डिपर मारते होंगे ना, कि गाड़ी में, कार में आप चलाते हो तो उसको डिपर मारते हो, तो उससे डिपर। डिपेस्ट, सबसे ऊपर। हाई, हाई, हायर, ऊपर है, ये नॉर्मल है, आशा करती हूँ आपको पता होगा ये सब मीनिंग। हायर और हाईएस्ट, कहते हैं सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे वो बैठा हुआ है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर, हायर मतलब ठीक है। ये हो गया सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। स्ट्रांग, ब्लर हो रखा है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, ताकतवर, स्ट्रॉन्गर। हाँ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कि राम सीता से ज़्यादा, मतलब राम श्याम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गेस्ट, अब हमें स्ट्रॉन्गेस्ट करना है तो हम इसमें करेंगे नहीं, हम इसमें सुपरलेटिव में क्या करेंगे, हम इसको चुनाव करेंगे। क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, राम है। थिक, THIC, थिक, थिकर और थिकेस्ट। वीक, कमजोर, वीकर और वीकेस्ट। ये आता है क्योंकि वो बताएगा सुपरलेटिव, कुछ भी बता देगा, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डालेगा, सुपरलेटिव में कंपैरेटिव कर देगा, ऐसे ये शब्द को चेंज कर देगा। ऐसे ही करते हैं एग्जामिनर, बच्चे को ट्रैप करने के लिए। बच्चे सोचता है कि हाँ मैंने तो पढ़ा हुआ है, हम हमसे कर लेंगे, तो बस आपको क्या यार, कंपैरेटिव होगा तो ER लग जाएगा, सुपरलेटिव होगा तो EST लग जाएगा, बस। रूल नंबर 2, पॉजिटिव डिग्री के अंत में E, ये लिखा है ना, E हो तो कंपैरेटिव में केवल R और सुपरलेटिव में ST लगाते हैं। जैसे ऊपर बताया ना, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव में EST लगाएगा। अब दूसरा क्या है, पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर क्या था, एडजेक्टिव था यहाँ पर। अब यहाँ बोला पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगेगा, जैसे ER होगा। ये बोल्ड, ये सब क्या है, हमारा एडजेक्टिव है ना, आप पढ़ रहे हैं, जैसे बोल्ड हो गया, डीप हो गया, हाई हो गया, स्ट्रांग हो गया, थिक हो गया, वीक हो गया, ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव है ना। पता चला ना वो कमजोर है, बहुत स्ट्रांग है, तो सब क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब ये बोल रहा है
पॉजिटिव डिग्री में जैसे एबल, अब यहाँ पर डी आया था, पी आया था, एच आया था, जी आया था, के आया था, के आया था, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है लास्ट में ई। अब देखिए ये लास्ट में ई है, 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 ये लास्ट में ई है। याद रखिएगा, बारीकी से समझा रही हूँ, एक एक वर्ड का समझा रही हूँ। तो इसने बताया कंपेयर करेंगे तो आर लगेगा, आर लग रहा है, देख रहे हैं ना आप। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्रेव आया, ब्रेव भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा इसमें एडजेक्टिव में। मगर यहाँ पर ये सब था, डी था, पी था, एच था, जी था, के था, यहाँ पर ई आया है। अब वही हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, एस टी, एस टी, एस टी, एस टी, एस टी, एस टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना है। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। समझे? इसमें ब्रेव मतलब क्या होता है, वही ब्रेव मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। एबल माने बहुत एबल है, एबलर हम कहते हैं ना कि एबल है, सक्षम है, वो करने योग्य है। फाइन अच्छा है, नोबल मतलब अच्छा है, नोबल भी। ट्रू माने सच्चा है, वाइज माने बुद्धिमान है। ये सब वर्ड्स आ चुके हैं पहले, और जो वर्ड्स नहीं आएंगे आपको उसको डिक्शनरी में सर्च करना है या फाइंड करना है। समझ आ गया ना? लास्ट में ई लगा रहेगा तो कंपेयर बनाएगा तो आर लगाएगा, सुपरलेटिव बनाएगा तो ईएसटी लगाएंगे। याद रखिएगा, एग्जामिनर कर देगा सुपरलेटिव में आर लगा देगा, कंपेरेटिव में एसटी लगा देगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर है क्या, कॉन्सोनेंट। सुपर डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो तो कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता होगा ना, वोवल्स पता है ना, ए यू आई ओ, वोवल्स पता है, और देन उसके बाद जितने भी बचते हैं सब क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट तो पहले शॉर्ट वोवल्स आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ई आर और ई एस टी लगाएगा, जैसे पहले लगाया था हमने। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सब वही है, जैसे बिगर। अब जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है, इसको हम डबल कर देंगे। क्यों डबल करेंगे, इसने बोला कि शॉर्ट वोवल्स आएगा। शॉर्ट वोवल्स मतलब ये वोवल्स आ रहा है ना, वोवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ वोवल्स होता है ना, ए ई आई ओ यू वोवल्स होता है ना। तो यहाँ पर क्या आया, बिग, फिट, हॉट, सेट, थिन, वेट आया ना। फिर इसके बाद में क्या आया, इसके बाद में आया ना कॉन्सोनेंट, ये आया, जी आया, टी आया, टी आया, सेट आया, एन आया, टी आया, आ गया ना कॉन्सोनेंट। तो फिर क्या करना है आपको, इसमें जो लास्ट वाला है इसको बस डबल कर देना है। ये डबल करके बाकी फॉर्मूला वही चलेगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सेट, सेडर, सेडर्स, थिन, थिनर, थिनेस्ट, विट, विटर, विटेस्ट। समझे? ध्यान रखना है ये सारा चीजें। नेक्स्ट रूल में क्या आया है, नेक्स्ट रूल में आया है हमारा पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो तो कॉन्सोनेंट वाई की जगह आई का प्रयोग होगा। ये सबसे मेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, क्योंकि आपने वर्ड्स देखे होंगे, वर्ड्स की मीनिंग्स भी देखी होगी, उसमें ये चेंजेस होते रहते हैं और हमें नहीं पता चलता कब एस लग जाता है, कब ई एस लग जाता है, कब आई एस टी लग जाता है, नहीं पता चलता है। इसलिए आपको बहुत इम्फसाइज कर रही हूँ, इसलिए बार बार समझा रही हूँ। लास्ट में अंत में वाई आया तो वाई की जगह कॉन्स्टेंट है तो आई हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर और ई एस टी लगेगा, सेम वही है, वाई की जगह आई आ जाएगा। जैसे ड्राई, वाई आ रहा है लास्ट में, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है। अब उसको वाई को हमने चेंज करा, क्या आला, वाई को बोला ना इसको चेंज करके क्या लगेगा, आई लगेगा, आई लग जाएगा। आपको इस पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जैसे लास्ट में वाई आया तो हमने इसको आई बना दिया। कंपेरेटिव डिग्री होगा तो ई आर लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री होगा तो ई एस टी लगा देंगे। बस ये हमारा नोट्स हमारा ये तैयार हो गया, क्योंकि और इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है, बस इसमें है कॉन्सोनेंट। ये हमारा शॉर्ट नोट एक आधे से मतलब कम में बन गया हमारा। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैप्पीएस्ट, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट,
मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। समझ गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर वाई के पहले वॉवल्स आए, अब तो पहले कॉन्सोनेंट आया था ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, नोट्स बना के लिख देना है कॉन्सोनेंट ये है। अब यहाँ पर क्या आ गया, वॉवल। अगर वाई के पहले वॉवल्स आया तो उसको जगह क्या लगेगा, ई आर और एस टी लग जाएगा। ई आर किसके लिए, कंपेरेटिव के लिए, ई एस टी के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। जैसे वॉवल्स आ गया ना, ग्रे, ग्रे में क्या है, ग्रेयर, कंपेरेटिव डिग्री ग्रेयर, सुपरलेटिव डिग्री ग्रेएस्ट। समझ गए। रूल नंबर 5, इसको आपको नोट्स बनाने हैं और लर्न करने हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, यहीं पे एग्जामिनर प्ले कर सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और हर वर्ड्स में आप ये चीज देखेंगे, 2 शब्द खंड माने के एडजेक्टिव को दो से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के साथ कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, मोर और मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या हो गया, 2 शब्द आ गए ना, मोर भी आ गया, ब्यूटीफुल भी आ गया, तो 2 शब्द साथ में आ गया ना, तो वही ये बता रहा है। आपको उसको पढ़ने की जरूरत होगी तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तो कंपेयर करेंगे तो मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट लग जाएगा। कैसे, हम बताएंगे। अगर वो ब्यूटीफुल है, हम कहेंगे हाँ चलो वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल, समझे। करेजियस, मोर करेजियस, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव, मोर करेजियस, और सुपर मोस्ट बता रहा है तो मोस्ट करेजियस हो जाएगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कहते नहीं हाँ इंटेलिजेंट है, कैसे इंटेलिजेंट, कि वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम कंपेयर करते हैं कि फिर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। जैसे आप कहते हैं ना, कंपटीशन होता तो कंपटीशन में एक विजेता होता ना, कौन, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पे होता, तभी तो वो कंपटीशन जीत जाता ना, तो वो टॉप मोस्ट पे आ गया। प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। समझ गए। कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो पॉलिटी के में भी जैसे राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, इनके पास काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं, इन पे कोई कोई रूल्स नहीं लगते हैं। तो ऐसी हर 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 किसी चैप्टर में अपने अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं, तो वही बता रहा है कोई एक्सेप्शन होता है तो पूरी तरह परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कौन परिवर्तित नहीं होंगे, इसको आपको क्या करना है, इसको बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बना के इसको आप अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेना चाहिए कि हाँ इसमें कोई भी रूल्स नहीं लगेगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। मतलब कहते हैं ना कि हाँ इसको कितना भी बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, कि गधे के सामने बीन बजाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हिसाब है इसका। तो जैसे गुड हो गया, वेल हो गया, तो बेटर, बेस्ट, बैड, इल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, लेसर, लेसर, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट। फॉरमोस्ट का मतलब ही फर्स्ट होता है, ठीक है। फार, फर्दर, फर्दर, फर्दरस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डर, मच, मैनी, मोर, वेल और इल एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स में नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है। बाकी आपको एज इट इज ऐसे ही इसको लर्न करने हैं, आपको ये लर्न ऐसे ही होंगे पूरे वर्ड्स, इसको लर्न करने हैं आपको, ऐसे ही लर्न करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट में क्या है, करेक्ट यूज ऑफ द सम एडजेक्टिव। अब हमें ना जो सम का है ना, सम यूज ऑफ करेक्ट ऑफ यूज सम एडजेक्टिव, ठीक है। अब यूज ऑफ द सम और एनी का प्रयोग करेंगे। कोई एडजेक्टिव है उसमें हम सम माने होता है कुछ, और एनी का मतलब भी होता है कुछ। देखिए सम और एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा, कोई, कुछ और थोड़ा। कहते हैं ना कि मम्मी सम मिल्क, थोड़ा, दोनों के प्रयोग में फर्क है। आइए हम जानते हैं क्या फर्क। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, नाउन में सम किसने, कब सम क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और एनी क्या होता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के लिए के पहले मात्रा बता चुकी हूँ नाउन में आपको, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। सम मिल्क, सम शुगर, सम कोल्ड ड्रिंक, और प्लूरल में अनकाउंटेबल के पहले संख्या का नंबर बोध कराने के लिए होता है। सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इसमें हमारा क्वांटिटी होगा, प्लूरल होगा तो हमारा संख्या का होगा। चलिए जानते हैं। आई हैव सम वाटर,
आई हैव सम वाटर हो गया ना। अब क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है ना, वाटर को हम गिन सकते हैं, आप गिन सकते हो वाटर को, नहीं ना, तो क्या हो गया, सम या हो गया वाटर, अनकाउंटेबल है। सम वाटर हो गया, सम मिल्क हो गया, सम कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी हो गया जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूसरा क्या, आई हैव सम फ्रेंड्स, अभी क्या है, फ्रेंड्स को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो फ्रेंड्स क्या है, काफी सारे फ्रेंड्स हो गए ना यहाँ पर, काफी सारे फ्रेंड्स हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया ना। तो क्या ये संख्या बता रहा है ना, आई हैव सम फ्रेंड, समझ गए। सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव प्रयोग में होता है, एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कभी कभी कि एनी का है ना, कहते हैं ना मेरे पास, एनी का प्रयोग मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे ये सेंटेंस बता रहा है ना, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बोल रहा है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना। डू यू हैव एनी मनी प्रॉब्लम, ये भी पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कि वो पूछ रहा है ना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, तो क्या पूरा नेगेटिव सेंस में हो गया ना, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। और यह बोल रहा है आई हैव सम प्रॉब्लम, तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो बस आपका इतना ही याद रखना है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है। अपने से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ऐसे भी उस पर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प भी हो गई होगी और आपने काफ़ी सीखा भी होगा। जैसे क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, अब ये बोल रहा है जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में करते हैं तो क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव सम फूड, अब वो पूछता है, जैसे आप पूछते हैं कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या, तेरे पास एक्स्ट्रा कुछ भी हो गया, तेरे पास एक्स्ट्रा खाना है क्या, एक्स्ट्रा पेन है क्या। तो जब हम करेंगे किसी, अगर हमें लगता है कि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कि अगर हाँ वो बोल देगा तो उसमें हम सम का प्रयोग करेंगे। जैसे ये बोला डू यू हैव सम फूड, तो बोले, अब वो पूछ रहा है ना, उसको उम्मीद है कि वहाँ पर वो बोलेगा हाँ उसके पास है। नो और एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नो भी नेगेटिव है और एनी भी नेगेटिव है, तो हम एक जगह तो एक ही शब्द यूज करेंगे ना, तो नो या एनी दोनों में से एक वर्ड यूज होगा। अब हम दूसरा कर रहे हैं, यूज ऑफ फ्यू, लिटिल और मच और मैनी। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दोबारा से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह आपके ये काम आएगा। कुछ भी आप ऐसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, कुछ भी आपको ये हर जगह ये काम आएगा आपका। चलिए अब पहले हम दिखते हैं इसको, ये जैसे ही दिख रहा है ना, काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, फ्यू और मैनी, ये काउंटेबल हो गया। फ्यू माने होता है ज़्यादा, मैनी, फ्यू माने ज़्यादा होता है, और सॉरी मैनी माने ज़्यादा होता है, फ्यू माने कम होता है। अब ये काउंटेबल हो जाएगा। लिटिल और मच ये होगा अनकाउंटेबल, मात्रा में। लिटिल और मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, मात्रा में होता है। जैसे फ्यू, आ फ्यू, फ्यू द फ्यू, संख्या में कम है लेकिन है। कहते हैं ना हाफ, डू यू हैव मनी, बोलेगा आ फ्यू, मतलब उसके पास है मगर कम है, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। अब बोला फ्यू, अब बोलता है कि डू यू हैव मनी, तो वो बोलता है फ्यू, आई हैव फ्यू, मतलब है, मतलब ना के बराबर है तो ठीक है, नहीं है भी तो भी ठीक है, तो क्या फ्यू, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। दूसरा द फ्यू, संख्या में कम लेकिन निर्धारित में, जिसके तरह हम इंगित कर सकते हैं। कह रहा संख्या में कम है लेकिन निर्धारित करने के लिए, इंगित करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, एक वर्ड से एक सेंटेंस, एक वर्ड लगा तो उसकी मीनिंग कैसे चेंज हो जा रही है, समझ में आ रहा है ना, कैसे चेंज हो रही है। आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, समझ गए। ऐसी इसमें लिटिल में भी होगा, ए लिटिल, वही सेम मात्रा में है मगर कम है। लिटिल मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर है, द लिटिल मात्रा में कम है लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ इंगित कर सकते हैं, समझ गए। ऐसे ही आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, लर्न करना है, लर्न, दिस इज आल्सो यू हैव टू लर्न।
जो लर्न करने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो लर्न करने वाला नहीं है उसमें बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है और उससे आपका काम चल जाएगा, इसलिए आपको बता रही हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, आ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब बोलते ना, अब नॉलेज को आप गिन सकते हैं नहीं ना, गिन नहीं सकते ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल आएगा। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक चीज है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। अब हम फ्यू डेज लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा आ फ्यू डेज, मतलब वो कुछ दिन आराम, डॉक्टर ने से कुछ दिन आराम करने के लिए बोला है। अब नेक्स्ट आ गया, हाँ, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बिन फिनिश्ड बाय हिम। अब उसे जो क्या है, लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू, द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू द फिनिश बाय हिम, मतलब जो पानी रखा गया था वो उस लड़के ने, यहाँ पे क्या है, हिम आया ना लड़का, उसने खत्म कर दिया, तो यहाँ पर है काउंटेबल है, मतलब है निर्धारित किया है, पानी रखा था उसके लिए मगर वो पी गया उस पानी, तो क्या है, द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बिन फिनिश्ड बाय हिम। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंडिकेट कर रहा है, द शो वॉज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, शो कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ लोग थे, टर्न अप टू सी इट, फ्यू आया, क्यों आया, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्यू आ गया क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, लिटिल आया, सिर्फ लिटिल, न दा आया, न आ लिटिल आया, न दा लिटिल आया, सिर्फ लिटिल आया, मतलब वो बोल रहा है मैं चाय नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, जो रेफ्रिजरेटर में मिल्क रखा है वो ना के बराबर है, मतलब उससे चाय बन ही नहीं सकती, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, आ लिटिल का वाक्य है, अगर जानकारी अधूरी हो तो खतरा बढ़ सकता है, ना कि नॉलेज लेके, ठीक है। आ लिटिल आ गया ना ऊपर, आ फ्यू डेज, डॉक्टर ने बोला काउंटेबल है, फ्यू डेज आ गया ना, फ्यू डेज यहाँ लिखा ना, आ फ्यू डेज अनकाउंटेबल है, मतलब फ्यू का प्रयोग नहीं है, ना का लिटिल का, डॉक्टर ने कुछ 1-2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, आ फ्यू का प्रयोग होगा, पहले बता चुकी हूँ ना। द लिटिल आया ना, द लिटिल अनकाउंटेबल है लेकिन थोड़ा सा है, पानी अपने आप में रखा है, डिफाइंड। फ्यू, अब यहाँ पर आ गया ना फ्यू, ये रहा फ्यू, अब ये फ्यू है, फ्यू ना के बराबर, तभी शो कैंसिल हो गया, मतलब जो लोग थे यहाँ पर, फ्यू यहाँ पर सिर्फ फ्यू, इतने कम लोग थे कि उसमें शो चलाना उसके लिए लॉस का काम हो सकता है, इसलिए उसने बोला वो शो उसको क्या करा, कैंसिल कर दिया। लिटिल, आप देखिए यहाँ पर लिटिल है ना, मतलब इतना कम दूध है कि ना के बराबर चाय नहीं बनाई जा सकती, समझ गए। रिवीजन करनी है बार बार समझने के लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार हो सके इस चैप्टर इसको देखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटी क्या होता है, नंबर शब्द के साथ लिटिल और फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। ये लिखना, ध्यान रखना है, क्वांटिटी और नंबर के साथ लिटिल और फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, स्मॉल का प्रयोग होगा। आइए, लिटिल क्वांटिटी ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, नहीं, गलत है, क्वांटिटी बोलना है ना, क्वांटिटी और नंबर, लिटिल और फ्यू के साथ नहीं होगा, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, स्मॉल का प्रयोग होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, हम बोलते ना कम क्वांटिटी में फ्यू तो नहीं बोलेंगे, लिटिल भी नहीं बोलेंगे, तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो नंबर बता रहा है। क्वांटिटी, जहाँ भी क्वांटिटी शब्द आ जाएगा, क्वांटिटी, तो वहाँ पर हम लगाएंगे, मात्रा को लगाने के लिए स्मॉल का प्रयोग करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, समझ गए। जहाँ भी आपको दिखेगा क्वांटिटी लिटिल और फ्यू होगा, उसको काट के आपको स्मॉल लगा देना है। रूल नंबर फर्स्ट, एज डैश एज सो एज के बीच एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। कहते हैं ना, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप इस कार्य को करवा दीजिएगा,
एज सुन एज मीट अप, जितनी जल्दी हो सके मिल लीजिएगा। तो वैसे ये है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपेयर किया जा रहा है। क्या बोल रहा है, ही इज एज गुड, जैसे वो अच्छा है वैसे ही उसका ब्रदर अच्छा है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताए ना, कोई भी विशेषण जो उसका विशेषण बताए। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वो इतना ही अच्छा है जितना उसका भाई अच्छा है। हम बोलते हैं ना उसकी सिस्टर उतनी ही अच्छी है जितनी उसकी दूसरी वाली सिस्टर अच्छी है। ही रन एज फास्ट एज ही कुड। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आ गया ना। अब वो बोला ही रन एज फास्ट, वो जितनी तेज दौड़ सकता है। ही कुड, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से वो दौड़ सकता है, जितना वो दौड़ सकता उतना उसने दौड़ा। हम कहते हैं ना हमने जितनी मेहनत कर सकते हैं हमने उतनी मेहनत करी। रिजल्ट में हम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो बोलता नहीं मैंने अपनी मेहनत जितना मैं कर सकता था उतनी मैंने मेहनत करी है अच्छे से। तो वैसे ही बोला है, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो फास्ट दौड़ सकता था उतने उसने कोशिश करी जितना वो दौड़ सकता था। समझे। दूसरा इसमें आ गया रूल सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद er और देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कैसे, आइए देखते हैं। ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। अब देखिए उसने बताया एस, जब हम सिमिलर होंगे, जब सिमिलर हमारे पास जो हमारी क्वालिटी होगी जो सिमिलर होगी तो उसमें एज लगेगा, सो एज लगेगा, वो लगेगा। अब जब हम उसमें कंपेयर कर देंगे नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है, वो कलर उसका डाउन है, कलर उसका फेयर है, तो उसमें हम देन का प्रयोग करेंगे। सबसे इजी कैच वर्ड यही है, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। अब वो बोल रहा है ना, अब यहाँ पर उसने क्या कहते हैं, कंपेयर कर दिया। आपको ये सेंटेंस, आपको ये चीज हर जगह मिलेगी। ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बहुत अच्छा है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बोल सकता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, अभी बोल रहा है कि मैं पहले से आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मतलब कल के बिहाफ पे मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। तो उसने यहाँ पर हम देन का प्रयोग नहीं करा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पर देन का प्रयोग करने के लिए। अब हम लिखें टुडे आई एम फीलिंग बेटर येस्टरडे देन येस्टरडे, तो इट्स नॉट सूट्स अस। तो यहाँ पर इसने लगा दिया टुडे आई एम फीलिंग बेटर, और यहाँ पर क्या लगा है, ही इज़ बेटर। जब दो की चीज़ की तुलना हो रही है तो ज़रूरी नहीं है हर जगह लगे, मगर मोस्टली सेंटेंस में ये लगता ही है जब हम कंपेयर करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड में सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैसे, अब ये सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया ना, टॉप मोस्ट। कैसे, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। जैसे विराट कोहली को ले लो तो कहते हैं ना टॉप मोस्ट पे वही है, बेस्ट प्लेयर हो गया, तो यहीं पे हम बता रहे हैं तो यहाँ पर द लग जाएगा। क्यों द लगा, क्यों हम उसको टॉप मोस्ट बता रहे हैं कि सारे प्लेयर में से वो टॉप मोस्ट पे है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। समझ गए, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। जैसे आप अपने आप को भी रख सकते हैं कि आप अपने क्लास में सबसे बेस्ट मेंटोर हैं, बेस्ट स्टूडेंट हैं, तो द बेस्ट मेंटोर इन द क्लास। समझ गए। नेक्स्ट रूल नंबर 4, 15 मिनट की और लूँगी, उसके बाद वाइंड अप करूँगी जितना भी होगा नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट क्लास में हो लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको उसको रिवीजन करके फिर नेक्स्ट क्लास कल आपको अटेंड करनी होगी। रूल नंबर 4, अगर सिर्फ दो व्यक्ति वस्तु के बीच में एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। वही ना मैंने बताया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें जिसके पहले आर्टिकल द और जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाए। जैसे सिर्फ दो व्यक्ति के बीच की बात हो रही है, यहाँ पर दो से ज्यादा, क्योंकि टीम कितनी की होगी, टीम तो काफी बड़ी हो सकती है, 30 की, 40 की, 50 की, 20 की, तो यहाँ पर बता रहा है सिर्फ दो व्यक्ति हो सकता है, दो वस्तु हो सकता है। कैसे, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। अब देखिए साउंड इसका थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो कैसे, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। अब बोल रहा ना कंपेरेटिव कर रहा है दो, तो बताया शी इज द बेटर,
टॉप मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई ऑफ टू सिस्टर, समझ गए। तो आर्टिकल द के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। अगर सभी में एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जिसके बाद प्रीपोजिशन ओ का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री कब होगी, जब हम उसको दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम एक का चुनाव करेंगे। जहां हमने ये यहाँ पर चुनाव करा ना, यहाँ पर इसने बताया, तो वही बताया ही इज द बेस्ट ऑफ द ऑल द प्लेयर। रूल नंबर 5 रिपीट करके वही सारी चीजें आ रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। रूल नंबर 5, जब एक नाउन और प्रोनाउन की दो विशेषता के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव नहीं मोर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। कैसे? ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब देखिए दो विशेषता बता रहा, दो विशेषता हो गए ना। कैसे दो विशेषता हो गई? बुद्धिमान भी है और चतुर भी है, दो विशेषता होगी ना। एक तो वो बुद्धिमान भी है और वाइजर क्या, चतुर भी है, तो एक साथ दो विशेषता हो गई ना। कैसे? तो इसमें बता रहा है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मोर लगाएंगे। जैसे ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, लग गई ना। अब बोलेंगे मोर वाइज है, मतलब वो इंटेलिजेंट से ज्यादा चतुर है, उसके अंदर चालाकी ज्यादा है, इंटेलिजेंट है मगर उसके साथ उसके पास चालाकी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ही इज मोर वाइजर, मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। समझ गए? आप इसको अपने डेली में भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, जितना आप अपना प्रैक्टिस करेंगे उससे चीजें आपके माइंड में ज्यादा बैठेगी। रूल नंबर 6, तुलना करते समय दूसरा पहले को या सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करता है। एनी और अदर, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, हटाना। जैसे गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, मेटल माने वस्तु, ठीक है, कोई भी धातु। अब यहाँ बोल रहा है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। एनी मेटल क्यों? अब उसने बोला ना किसी दूसरे से अलग करने के लिए, क्योंकि सोना तो सोना है, वो तो आपने तांबा देखा होगा, चांदी देखा होगा, कॉपर देखा होगा, इनकी वर्थ है, मगर एज कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड तो सबसे हो गया ना। जितना भी फॉरेक्स भी चलता, फॉरेक्स में भी गोल्ड रखा जाता है, तो वैसे ही गोल्ड अपने आप में ही एक यूनिक है। तो इसने बोला एक्सक्लूड माना अलग रखना, तो वैसे ही यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग करेंगे। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर, एनी लिखा है ना, यहाँ पर अदर आ जाएगा। जब हम किसी चीज को एक्सक्लूड करेंगे, उसको एकदम से उसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखिए डायमंड इज अ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब यहाँ पर बोल रहा है, ऊपर दिए गए वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है, समझ गए? डायमंड क्या है? मेटल नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो मेटल है ना, आपने सुना होगा गोल्ड मेटल है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, गोल्ड तो मेटल में ही आता है, बट डायमंड क्या है, मेटल में नहीं आता डायमंड, ठीक है, ये ग्राफिक्स में आता है। नेक्स्ट क्या है 7, तो डायमंड में नहीं लगेगा, मेटल में लगेगा वो। आई और में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। जैसा आपने पहले पढ़ा ना, लास्ट में वाई आया, लास्ट में कॉन्सोनेंट आया, लास्ट में वोवल आया, तो इसको चेंज करेंगे, वाई को चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो ई एस टी लगेगा, ई आर लगेगा या ई एस टी लगेगा, वाई का होगा तो आई एस टी लगेगा, वोवल्स आएगा तो उसके हिसाब से वो लगेगा। तो वैसे इसमें ये बता रहा है आई ओ आर खत्म होता है तो उसके पहले देन नहीं लगेगा, कंपेयर करने है तो क्या लगेगा, टू लगेगा। कैसे? देखिए सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, समझे? तो क्या आया, ही इज सीनियर देन मी, तो देन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका रूल है, सीनियर है टू मी लगेगा, देन की जगह टू लग जाएगा। हम बोलते हैं ना कि वो मेरा सीनियर है, आप किसी ऑफिस में जाते होंगे या किसी कारखाने में जाते होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू हो जाएगा, समझ गए? रूल नंबर 8 एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव इंटीरियर एक्सटीरियर
अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एप्टी, एक्सीलेंट, ये सारे वर्ड्स आपको क्या करना है, डिक्शनरी में फाउंड करने हैं, सर्च करने हैं। मैं बता तो दूंगी बट आपको अपने से करना है, सारे अपने से करेंगे, थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपके माइंड में ना चीज़ें जल्दी से ग्रैप हो जाएगी। ये सारे वर्ड्स हैं, इसमें बताया गया है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में प्रयोग नहीं होगा। आइए, दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट। इंफीरियर मतलब क्या होता है, मतलब इंफीरियर गुड क्या होता है, जैसे उसकी क्वालिटी है ना, मतलब कम होती है, मतलब अच्छा नहीं रहता। मगर जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते होगे, आपने दो भाव के टमाटर देखे होंगे, एक अच्छा टमाटर होता है, थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का टमाटर होता है, मतलब टमाटर को टमाटर होता है मगर वो उसमें क्या होता है ना, उसको क्वालिटी है ना थोड़ी ख़राब रहती है, और दूसरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है। मतलब कोई अगर थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा ख़राब हो रखा हो तो उसका भाव कम होगा, और दूसरा अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो उसका भाव ज़्यादा होगा। तो वही हो गया, थोड़ा इन्फीरियर मतलब क्वालिटी उसकी कम होगी, कम गुणवत्ता होगा। तो वैसे इसने बताया है दिस इज इन्फीरियर टू दैट। अब बोला ना सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर टू दैट लगा ना, मोर, तो दिस इज इन्फीरियर टू दैट, वो इन्फीरियर है, मोर नहीं लगाएंगे कि मोर इन्फीरियर, कुछ नहीं लगेगा, बस इसको सिंपल सेंटेंस ऐसे ही यूज होगा। गुड गुड्स डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, मोर हटा देंगे, क्योंकि क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रूल बताया गया है इसमें, तो उसमें ये हट जाएगा, तो हम इसमें कंपैरेटिव में नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। नेक्स्ट हो गया रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव में नहीं होता है। कैसे, कौन से हैं, ये आपको लर्न करना है पूरा एज इट इज ऐसे ही। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है ना उसी से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से कवर करा रही हूँ, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट का, आपको इसी से आपका बेस बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इसको बस लर्न करना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। टॉप, टॉप मोस्ट, नदर्न, नदर मोस्ट, सदर्न, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट। इसको आपको, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कभी आप लगा दें टॉप, टॉप, टॉपर, टॉपर मोस्ट, तो नहीं होगा, इसको लर्न करना है एज इट इज। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इस पर, बस ये करवा दे रही हूँ, उसके बाद वाइंड अप कर रही हूँ। रूल नंबर 10, एडजेक्टिव प्रेफरेबल। प्रेफरेबल मतलब क्या होता है, का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। कैसे, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। प्रेफर, हम कहते हैं ना किसी चीज को हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर कब करते हैं, टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का और मोर का प्रयोग होगा, का प्रयोग इनके साथ नहीं हो सकता है। प्रेफर, प्रेफर, ये इसकी स्पेलिंग है। दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, मतलब मैं इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू उसके। तो यहाँ पर इसने बोला ना कि दैट और मोर का प्रयोग नहीं होगा प्रेफर के साथ, तो यहाँ पर टू लगेगा। बस इसको, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, राम इज प्रेफर, राम इज प्रेफरेबल राम इज प्रेफरेबल टू राम इज प्रेफरेबल टू दैट बुक। दैट बुक हो गया, दैट बुक हो गया, दैट कलर हो गया, दैट कुछ भी लगा सकते हैं आप इसके पीछे, है ना। तो उसने क्या करा है, इसमें कंपेयर करने के लिए लगाया है, समझ गए। तो देन का और मोर का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ। रूल नंबर 11, अगर एक ही नाउन और प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दोनों को एक कंजक्शन
आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, किसी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना, वो कोई भी हो सकता है। तो कंजक्शन अपने आप में ही देखो, कंजक्शन जोड़ो तो दो एडजेक्टिव को एक ही डिग्री में होना चाहिए। जैसे गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर। अब देखिए, अब वो बोल रहा है ना, कंजक्शन कर रहा है, नोबलेस्ट और एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर। अब इसमें गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। क्यों एक ही डिग्री में होना चाहिए? क्योंकि उसने पहले ही उसने रूल में बता दिया है। अब यहाँ पर नोबलेस्ट डाला है तो नोबलेस्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, वाइजर नहीं, वाइजेस्ट, दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए। ऑफ ऑल द लीडर, समझ गए? ऑफ ऑल द लीडर में दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है? द, कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने से पहले एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। कैसे? प्लूरल में, अब प्लूरल तो आपको पता ही होगा ना, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। कैसे? रिच, पुअर, नीडी, एज, ब्लाइंड, दैट, मीक, वीक्ड, एक्सेट्रा। द रिच यूजली एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइट मतलब क्या करता है? उसका शोषण करना, शोषण। ठीक है, तो इसमें हम, इसने ये बताया ना, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, इसके पहले प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या आ गया हमारे पास? द रिच यूजली एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, पुअर पीपल, समझ गए? पुअर, द रिच पीपल यूजली एक्सप्लॉइट द, शोषण, शोषण करता है किसका? पुअर का। जो आपने देखा होगा ना, मोस्टली बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं पुअर का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। आपने देखा होगा जमींदारी में, जमींदारी शासन में जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था तो क्या, कैसे क्या किसानों को कैसे शोषण करता था, तो वही यहाँ पर इसमें बताया गया है। तीसरा रूल, रूल नंबर 13, वर्ब को एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। कैसे? ही वर्क्स हॉनेस्टली। अभी आ गया वर्ब। अब देखिए यहाँ पर वर्ब है, आप क्या लिखेंगे कि मैम यहाँ पर आपने वर्ब वो बताया, इज एम वाज वर्ब। अब यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब मतलब कोई भी कर रहा, कोई भी एक्शन क्रिया, वो भी वर्ब कहलाएगी। ऑनेस्टी एडजेक्टिव हो गया, मॉडिफाई करते हैं। ही वर्क्स हॉनेस्टी मतलब वो ईमानदारी के साथ काम करता है। तो यहाँ पर क्या हॉनेस्टी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना, हॉनेस्टली। वर्क्स क्या हो गया? वर्ब मतलब काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है, कुछ अपवादों को छोड़ के। कैसे? एल वाई लगा दिया। एडजेक्टिव पॉलिटी, पोलाइटली। अब पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी, पॉलिटी क्या हो गया? एक वो पॉलिटी मतलब राजनीति हो गया ना, पॉलिटी, राजनीति, राजनीति विज्ञान। बैड, सिंसियर, सिंसियरली, बैड, बैडली, ये हमारा क्या है? एडवर्ब हो गए। पॉलिटी, पोलाइटली। लेकिन वर्ब को सेंसेशनल, सीन्स, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। सेंसेशनल मतलब हमारे कितने ऑर्गन, जैसे आँख, नाक, कान, ये क्या है? हमारा सेंसेशनल ऑर्गन बोलते हैं कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, क्या होता है? ये हमारा सेंसेशनल। सीम्स, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल। ही फील्स बैडली, तो नहीं, बैडली नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब अब सुनने में ही थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो हम ऑब्वियसली, तो यहाँ आई फील बैड हम बोलते हैं ना, टुडे आई फील वेरी वेरी बैड। द सॉप स्मेल डिलीशियसली, डिलीशियसली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका है। जो भी हमारा सेंसरल ऑर्गन होता है ना, उसमें जो ये वर्ड्स आएंगे तो उसमें एडवर्ब यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? एडजेक्टिव ही यूज होगा। द सॉप स्मेल्स डिलीशियस, समझे? वर्ब ऑफ द सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव की भी एडवर्ब नहीं लगेगी, बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। ये याद करना है। लर्न, इसमें भी ये लर्न करना है आपको।
क्योंकि सारे रूल्स हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना आपको समझा रही हूँ। When he heard the news, he became sad. अब जैसे आप न्यूज़ देखते होंगे ना, आपने भी सुना कि कुछ हुआ तो आप उदास हो जाते होंगे, तो वैसे ही ये बता रहा, उसने जब न्यूज़ सुनी तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। समझ गए? तो उदास होना क्या बताया, इसका एडजेक्टिव है ये, उदास हो गया, बिकम। When he heard the news, he become sad. समझ गए? इतना मैंने आज करा दिया है, अभी और बचा है, हम लोग इसको कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इतना सारा आपको रिवीजन करनी है। 6 स्लाइड्स हो रहे हैं, कल हम इसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाऊंगी तो वो ओवरलोड हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। जितना मैंने आज इसको कराया है, आपको क्या करना है, पिछला पूरा पढ़ने के बाद 1 घंटा इसको रिवीजन लेना है, और रिवीजन रहने के बाद आपको उसको फिर से इसको पढ़ना है और अपने शॉर्ट नोट इसको बनाने हैं। शॉर्ट नोट से क्या होगा, आप अपने हाथ से लिखेंगे तो हाथ से चीज़ें लिखी हुई है ना, ज़्यादा देर तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू मेरा पढ़ाना। मेरी वॉइस तो आप सुनोगे और फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे जो सेंसेशनल ऑर्गन होते हैं ना, तो वो हमारे ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और पर डे अब जैसे पर डे आपको उसको रिवीजन, अभी आपको हाफ एन आवर लग रहा है, कल आपको 25 मिनट लगेगा, फिर उससे करते करते आपको ना धीरे धीरे टाइम है ना वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है। अब बस यहाँ पर ये छोटे मोटे चैप्टर है ना, इसको कर लोगे तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। फिर आपको कोई भी एस्से आएगा, कोई भी आंसर राइटिंग लिखनी होगी, कुछ भी लेटर लिखना होगा, तो आप इजीली है ना उसको लिख सकेंगे और आपके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इसको अच्छे से रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपकी माइंड की ग्रैपिंग पावर बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो भी रह रहा है उसको कवर कराएंगे, फिर इसके साथ हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, करने के बाद फिर नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं, इसको रिवीजन करना है सारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।